बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। आई एम शहजाद वहीद और मैं आप लोगों से पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के इस प्लेटफॉर्म से चैप्टर नंबर 3 के साथ हाजिर हूँ। और आप लोग इस बात को जानते हैं कि हमारी बायोलॉजी के फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 3 है एंजाइम्स। What are enzymes basically? Enzymes बायोकैटलिस्ट है। यूनो की कैटलिस्ट कोई भी ऐसा सब्सटेंस है जो किसी केमिकल रिएक्शन की स्पीड को बहुत तेज कर सकता है। सेम इज द केस विद द एंजाइम्स। सिर्फ फर्क ये है कि वो एक्स वीवो होते हैं, यानी कि वो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी से बाहर अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं। लेकिन अगर वही कैटलिस्ट किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर रोल प्ले करना शुरू कर दें तो हम उसे बोलते हैं कि ये एक बायोकैटलिस्ट है जो मेरी लाइफ के प्रोसेसेस को बहुत तेज कर सकता है। तो हम उसे नाम देंगे व्हाट? एंजाइम्स। अब एंजाइम की सिग्निफिकेंस को समझने के लिए आए डायनामिक वॉल पे चलते हैं। ये मैंने आप लोगों के लिए एक इमेज बनवाया है। इसमें यू कैन सी कि मैंने एक ट्रायंगल ड्रॉ की है, एक स्क्वायर ड्रॉ किया हुआ है, एक फॉर एग्जांपल पेंटागन या हेक्सागन है, और एंड पे मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया है। फिर आप लोगों से क्वेश्चन ये है कि इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जिससे शायद हमारी ज़िंदगी के स्टैंडर्ड्स को, रहने सहने के तरीके को, हमारी ज़िंदगी की पेस को बहुत तेज़ कर दिया है। तो यकीनन आपका जवाब होगा कि ये सर्कल है। इसीलिए कहा जाता है कि अगर पहिया ईजाद ना होता तो शायद आज हमारी ज़िंदगी की रफ्तार इतनी स्पीड ना पकड़ पाती। तो ये सर्कल, ये पहिया, इसने हमारी ज़िंदगी की रफ्तार को बहुत तेज़ कर दिया। अगर आप पहिए की ईजाद से पहले की ज़िंदगी को देखें और बाद की ज़िंदगी को देखें तो आपको इसकी डायनामिज्म बहुत डिफरेंट नज़र आएगी। सेम इज द केस विद दीज मॉलिक्यूल, जैसे आज हम पढ़ने जा रहे हैं एंजाइम्स। यानी कि अगर आप एंजाइम के दुनिया में इंट्रोड्यूस होने से पहले की लाइफ को देखें तो इट वाज वेरी स्लगिश। लेकिन जो ही एंजाइम्स के मॉलिक्यूल्स इंट्रोड्यूस हुए तो लाइफ की पेस ही चेंज हो गई। शायद पैदल चलने वाला इंसान एकदम से किसी जेट फाइटर पर सवार हो गया था। तो ये है सिग्निफिकेंस हमारे एंजाइम की कि एंजाइम ने हमारी ज़िंदगी की पेस को बहुत ज़्यादा तेज कर दिया। क्या ये जो एंजाइम है ये सिर्फ हमारे रिएक्शंस को तेज करने के काम आ रहे हैं? तो उसके लिए हमने एक जंगल में से, लिविंग वर्ल्ड में से एग्जांपल आप लोगों ने ढूंढी है। उस एग्जांपल में यू कैन सी कि देयर इज अ बीटल। हमने इसका नाम रखा हुआ है व्हाट? बोम्बार्डियर बीटल। कि जो बोम्बार्डियर बीटल है, इस पर ये एबिलिटी है कि जो ही इसका सामना अपने किसी प्रेडेटर से होता है, जिसे हम मैंटिस बोलते हैं, तो ये बोम्बार्डियर बीटल एक बहुत फोर्सफुल स्प्रे करता है इस मैंटिस के ऊपर। जो ही ये स्प्रे उस तक पहुंचता है तो इट इज़ वेरी हॉट, तो बहुत ज़्यादा बर्निंग का एहसास होता है मैंटिस को, प्लस एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग किस्म की पॉपिंग साउंड प्रोड्यूस होती है जो थ्रेटेंड फील होती है उस मैंटिस को, वो वहाँ से भाग जाता है। और इसी असना में इस पर्टिकुलर बीटल को यहाँ से एस्केप होने का मौका मिलता है। ये वही एंजाइम है अगेन जो प्रेडेटर और प्रे के लाइफ साइकिल को बैलेंस किए हुए हैं। यही एंजाइम्स एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं किसको? प्रेडेटर को, टू कैच इट्स प्रे। और यही एंजाइम प्रे को एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं टू मूव अवे फ्रॉम द प्रेडेटर टू सेव इट्स लाइफ। तो आए हम इन्हीं ग्रेट मॉलिक्यूल्स की बायोकेमिस्ट्री को स्टडी करते हैं। सो लेट्स गो टू द व्हाइट बोर्ड। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज students, you're learning to listen these words very carefully. इसमें से हर एक वर्ड आप लोगों को एक नंबर दे सकता है लाहौर बोर्ड में। So we have discussed very first point, that is what is basically enzyme and what was their importance. And now we want to move to the second step. और वो second step students है कि you should be able to define the enzymes. So we are going to write definition of enzymes.
So enzymes are biocatalysts. ये वाला वर्ड मैंने आप लोगों से इंट्रोडक्शन में यूज किया हूं. Enzymes are biocatalysts used to speed up biochemical reactions. यानी कि वो वाले रिएक्शंस, वो वाले केमिकल रिएक्शंस जो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में हो रही है. सो बायोकेमिकल रिएक्शंस को इनहांस करने वाली चीज का नाम क्या है? एंजाइम्स. अगली बात स्टूडेंट्स ये है कि ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स. जितने भी एंजाइम मेरे पास प्रेजेंट हैं वो क्या हैं? प्रोटीन. राइट? आप लोगों ने चैप्टर नंबर 2 में प्रोटीन के ही टॉपिक बेस्ड ये स्टडी किया था कि ये जो एंजाइम्स हैं ये ग्लोब्यूलर प्रोटीन है, फाइब्रस प्रोटीन नहीं है, रादर ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स. मीन टू से कि दे हैव सम बॉल लाइक स्ट्रक्चर विथ फ्यू डेंट्स एंड सम कैविटीज और होल्स इन इट. समथिंग लाइक अ लॉक. जैसे मेरे पास एक लॉक है तो आपको नजर आता है कि लॉक एक स्पेसिफिक सिमेट्रिकल शेप है जिसके अंदर एक कैविटी है और उस कैविटी के अंदर अपनी की को इंसर्ट कर सकते हैं. सो इट इज बेसिकली अ ग्लोबुलर प्रोटीन विद फ्यू डेंट्स एंड डिप्रेशंस इन इट. उसके बाद हम देखेंगे कि हाउ वी कैन मेक एंजाइम्स. तो हम अब इस पॉइंट को स्टडी कर रहे हैं, दैट इज मेकिंग ऑफ एंजाइम. मैंने वहां पे ब्लैक से लिखा हुआ है तो यहां पे लिखा हुआ ब्लैक के साथ, मेकिंग ऑफ एंजाइम्स. तो स्टूडेंट्स किसी भी एंजाइम्स को बनाने के लिए, किसी भी एंजाइम को बनाने के लिए जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो बेसिकली कहां से आती हैं? डेफिनेटली फ्रॉम द कोड ऑफ डीएनए. आप लोगों के डीएनए में उसका कोड प्रेजेंट होता है. फिर हम इस पर्टिकुलर कोड को ट्रांसफॉर्म कर देते हैं किस में? मैसेंजर आरएनए में. और आपको ये बात पता है, हमने लास्ट टाइम पढ़ी थी टाइप्स ऑफ आरएनए में, कि ये आरएनए जाता है किसके पास स्टूडेंट्स? राइबोसोम्स के पास. और फिर राइबोसोम्स इस कोड को डिकोड करके विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफर आरएनए क्या बना देते हैं? डेफिनेटली एंजाइम्स. तो इसका मतलब यह है कि दूसरी प्रोटीन की तरह से एंजाइम्स को बनाने वाली ऑर्गेनेल का नाम भी क्या है? राइबोसोम. अब हम इससे और आगे चलेंगे. तो हमें अंडरस्टैंड करना है, ये मैंने आप लोगों के लिए ड्रॉ कर दिया स्टूडेंट, व्हाट? एक नाइफ से. ये मेरे पास एक नाइफ है, दिस वन. तो अगर आप देखें किसी भी छुरी को या नाइफ को तो यू नो वेरी वेल कि इसका जो ऊपर वाला एज है ये नॉर्मली मोटा होता है और जो इसका कटिंग एज है वो काफी ज्यादा थिन होता है. आई एम टॉकिंग अबाउट दिस एज. ये बहुत थिन होता है. अब आप जरा मुझे सोच के बताएं स्टूडेंट्स कि क्या मैं किसी चीज को यहां से कट कर सकता हूं? तो आंसर इज नो. कटिंग एज तो ये वाली सरफेस है जो बहुत ज्यादा शार्प है. ये मेरा नाइफ भी हो सकता है, ये मेरा चॉपर जिससे मैं कीमा बनाता हूं वो भी हो सकता है. तो क्या ये सारे का सारा स्ट्रक्चर इस्तेमाल हो रहा है कटिंग में? तो आंसर इज नो. ओनली फ्यू मॉलिक्यूल्स ऑफ दिस आयरन स्ट्रक्चर, इस आयरन स्ट्रक्चर के थोड़े से मॉलिक्यूल्स जो बिल्कुल इसके इस लोअर एज पे प्रेजेंट है, सिर्फ वो चीज को कट करने में इस्तेमाल हो रहे हैं. तो ये जो बाकी सारा कुछ हमने लगाया हुआ है, बाकी पूरा आयरन का मैस, वो बेसिकली इसको क्या प्रोवाइड कर रहा है? स्टेबिलिटी. इट इज इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स कि जो जितना ज्यादा मैं इसको हैवी बनाऊंगा उतना ही वो मेरा चॉपर स्टेबल होगा, उतनी ही मैं ज्यादा स्ट्रॉन्ग या मोटी मोटी बोन्स को भी कट कर सकूंगा. तो ये जो चीज है, ये बाकी सारी की सारी चीज ये उसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करे. हालांकि कटिंग एज तो बहुत थोड़े से मॉलिक्यूल्स. तो सेम इज द केस विद द एंजाइम कि एंजाइम एक बहुत ह्यूज स्ट्रक्चर है, राइट? उस बहुत ज्यादा
बड़े स्ट्रक्चर के, उस बहुत ज्यादा बड़े स्ट्रक्चर की बात करो स्टूडेंट्स में, उसके अंदर हजारों लाखों मॉलिक्यूल्स, समथिंग लाइक इट, लेकिन ये सारे के सारे एंजाइम रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते। सिर्फ और सिर्फ वो वाला एरिया जिसे फॉर एग्जांपल मैं अब रेड से शेड कर रहा हूं, ये वाला एरिया फॉर एग्जांपल ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंजाइम रिएक्शन में, दिस वन। अब ये जो सारे का सारा एरिया है, ये तो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है केमिकल रिएक्शन में। तो ये जितना बाकी स्ट्रक्चर पीछे है, ये क्या प्रोवाइड कर रहा है इसे? स्टेबिलिटी, राइट। तो इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये और ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए, राइट। सो आपकी बुक में एक वर्ड लिखा हुआ है कि बल्क ऑफ द अमाइनो एसिड और बल्क ऑफ द स्ट्रक्चर इज देयर टू प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू द एंजाइम्स। ओनली फ्यू अमाइनो एसिड, थोड़े से अमाइनो एसिड, जैसे मैंने शो किया आप लोगों के साथ, यहाँ पे भी रेड सरफेस के साथ, और अगर मैं इसको यहाँ भी शो करना चाहूँ तो ये जो रेड सरफेस है हमारी, ये वाले थोड़े से अमाइनो एसिड सिर्फ और सिर्फ कटिंग में इस्तेमाल हो रहे हैं या एक्चुअल एक्टिविटी में इस्तेमाल हो रहे हैं। नाउ वी वांट टू मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। और वो नेक्स्ट पॉइंट मेरे पास क्या है स्टूडेंट्स? व्हाट पार्ट्स ऑफ एंजाइम। सो परहैप्स यहाँ पे जगह कम है, तो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, नेक्स्ट हाफ में चल रहे हैं। सो वी वांट टू मूव टू दिस पार्ट, दैट इज द पार्ट्स ऑफ एन एंजाइम। मेरे पास एंजाइम के कौन कौन से पार्ट्स हो सकते हैं? इस पर्पस के लिए हमने एक टेबल आप लोगों के लिए बनवाया हुआ है, यहाँ पे एक फिगर भी आप लोगों के पास, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे अपनी ईज के लिए भी ड्रॉ करते हैं कि व्हाट आर द वेरियस पार्ट्स ऑफ एंजाइम, बिकॉज से पिक्टोरियल मेमोरी का भी अपना एक रोल होता है। सो पार्ट्स ऑफ एंजाइम, देयर आर टू मेन पार्ट्स ऑफ एंजाइम, मीन टू से प्रोटीनिक पार्ट ऑफ एंजाइम, मीन कि ये प्रोटीन्स का बना हुआ है, सोल प्रोटीन्स। अब यहाँ पे बात बड़ी इंपॉर्टेंट नोट करने वाली है स्टूडेंट्स को, ये कि बहुत से ऐसे एंजाइम्स हैं जिसमें सिर्फ प्रोटीन ही सफिशिएंट है, एलोन प्रोटीन ही सारे के सारे रिएक्शन को कैटालाइज कर लेती है। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है, बल्कि अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि मेरे एंजाइम में प्रोटीन के अलावा एक नॉन प्रोटीनिक पार्ट भी होता है, जिसे हम लोग यहाँ पे ऐसे लिख रहे हैं, नॉन प्रोटीनिक पार्ट। इसकी मिसाल हम यूं ले सकते हैं कि जैसे अगर आप लोगों के पास एक की है, तो की सारी की सारी लोहे की बनी होती है, लेकिन उसके एंड पे थोड़ा सा प्लास्टिक भी लगा होता है ताकि आपको पकड़ने में आसानी हो, उसकी ब्यूटी बढ़ जाए। तो समझ लीजिए जो सारे का सारा लोहा है वो प्रोटीन है, और उसके ऊपर थोड़ा सा प्लास्टिक चढ़ा हुआ है वो उसका नॉन प्रोटीनिक पार्ट है। तो मुमकिन है कि की सारी लोहे की बनी हुई हो, ऐसा भी हो सकता है कि वो लोहे के साथ साथ थोड़ी सी प्लास्टिक की भी बनी हो, तो दोनों पॉसिबिलिटीज हो सकती है। अब हम इस नॉन प्रोटीनिक पार्ट को कहते क्या है? तो आंसर इज स्टूडेंट्स कोफैक्टर। कोफैक्टर जहां जहां ये प्रेजेंट है वहां पे इसके दो पॉसिबल रोल हो सकते हैं। नंबर वन कि इट एक्ट्स एज अ ब्रिज बिटवीन द एंजाइम एंड इट्स रिएक्टेंट, जिसे हम बोलते हैं सबस्ट्रेट। यानी कि अगर ये वाला मॉलिक्यूल प्रेजेंट होगा तो तभी हमारे एंजाइम की 3D स्ट्रक्चर कैसी होगी? सबस्ट्रेट के मुताबिक होगी। और अगर ये वाला पीस यहां पे प्रेजेंट नहीं है तो फिर वो वाला मॉलिक्यूल एंजाइम के साथ बाइंड नहीं होगा। इसलिए एंजाइम को सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करवाने में जिस मॉलिक्यूल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, जब वो ब्रिज के तौर पे काम कर रहा हो, उसे हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? कोफैक्टर। मिसाल के तौर पे अगर ये मेरे पास एक 3D स्ट्रक्चर है, समथिंग लाइक इट, ये वाला, राइट, इसे मैं बोल रहा हूं स्टूडेंट क्या? एंजाइम। और अगर मैं इस वाले पार्ट की बात करूं, ये वाला पार्ट, जिसे अब मैं आप लोगों की सहूलत के लिए रेड पेंट कर रहा हूं, आई एम डूइंग इट रेड पेंट,
ये इसकी शेप को मॉडिफाई कर रहा है। मिसाल के तौर पे कि अगर ये प्रेजेंट है तो शेप इस तरह की है, और अगर ये प्रेजेंट ना हो तो फिर शेप जाहिर है इस तरह की होगी। अब मुझे सोच के बताएं कि इस वाले केस में इसके साथ कोई ऐसा मॉलिक्यूल बाइंड हो सकता है? तो आंसर इज नो, क्योंकि इसकी शेप से नहीं मिल रही। अगर मैंने इस एंजाइम की शेप इस तरह करनी है तो मुझे इसके आगे ये वाला मॉलिक्यूल लगाना ही पड़ेगा। अब इस मॉलिक्यूल की शेप इस मॉलिक्यूल के मुताबिक हो गई है, अब ये इसके साथ जाके क्लोज फिट बना सकता है। लिहाजा इस मौके पर ये एक ब्रिज के तौर पे काम कर रहा है, जो दो मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे के क्या कर रहा है, कंपैटिबल बना रहा है, एक दूसरे के मुताबिक बना रहा है। फिर इसके अलावा ये वाली बात भी है स्टूडेंट्स कि ये नॉन प्रोटीनिंग पार्ट सम टाइम डायरेक्ट सोर्स ऑफ एनर्जी भी होते। अब हमें देखना है कि इस नॉन प्रोटीनिंग पार्ट की कितनी टाइप्स हो सकती। तो आंसर इज देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ नॉन प्रोटीनिक पार्ट। नंबर 1 is called as inorganic. And other one is called as what? Organic. अगर कोफैक्टर इनऑर्गेनिक हुआ तो ये यूजुअली कैसा होता है स्टूडेंट्स? कोवेलेंटली बॉन्डेड होता है। मीन्स कि ये फर्मली अटैच्ड है। और अगर आप इसकी नेचर देखें तो ये यूजुअली एक मेटल आयन होगा। मेटल आयन से मुराद हमारे पास क्या हो सकती है? जैसे जिंक है, कॉपर है, आयरन है, राइट? तो इस तरह की चीजें अगर इस्तेमाल हो रही हैं तो इस कोवेलेंटली बॉन्डेड मेटल इनऑर्गेनिक चीज को हम लोग नाम क्या देते हैं स्टूडेंट्स? प्रोस्थेटिक ग्रुप। प्रोस्थेटिक ग्रुप। ब्लॉक किया, स्टार लगाया, इसका क्या मतलब है? ये एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। अगर कोई बंदा आपसे कहे कि जनाब डिफाइन प्रोस्थेटिक ग्रुप, तो आप क्या बोलेंगे? कि एक ऐसा कोफैक्टर जो इनऑर्गेनिक है, यूजुअली मेटल आयन है और फर्मली बॉन्डेड है, कोवेलेंटली बॉन्डेड है, तो आप उसे क्या बोलेंगे? इनऑर्गेनिक व्हाट? प्रोस्थेटिक ग्रुप। ऑन द अदर हैंड, अगर आप लोगों के पास एक मॉलिक्यूल कैसा है? ऑर्गेनिक, ये उसके साथ लूजली बॉन्डेड है। लूजली बॉन्डेड का मतलब ये है कि ये बार बार अटैच भी हो सकता है, डिटैच भी हो सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप लोगों के साथ आमतौर पर पेडेस्टल फैन के साथ जो लीड अटैच होती है, आप उसे उतार नहीं सकते, वो इससे एग्जांपल हो जाएगी। लेकिन जो आप लोगों के पास कंप्यूटर या लैपटॉप्स हैं, उनके चार्जर आप लगा भी सकते हैं, उतार भी सकते हैं। तो ये लूजली बॉन्डेड है, जब चाह लगा लिया, जब चाह उतार लिया। तो इस वाले केस में जो मॉलिक्यूल है वो क्या कहलाएगा? ऑर्गेनिक लूजली बॉन्डेड। इसका मतलब ये होगा कि ये हमें स्मॉल क्वांटिटीज में चाहिए हैं। क्यों ये स्मॉल क्वांटिटीज में चाहिए? बिकॉज के ये बार बार यूज हो रहे हैं, कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन। जैसे कि चार्जर की एग्जांपल दी थी मैंने आप लोगों को, कि आप लोग देखेंगे कि ये बार बार इस्तेमाल हो सकता है। अब इस पर्टिकुलर चीज को हम क्या नाम देते हैं स्टूडेंट? आंसर इज कोएंजाइम। कोएंजाइम। तो कोएंजाइम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होगा, लूजली बॉन्डेड होगा, स्मॉल क्वांटिटीज में रिक्वायर्ड होगा और बार बार यूज हो सकता होगा। इसकी बेस्ट एग्जांपल हमारे पास क्या है? विटामिन्स। सो अब आपको समझ आई होगी कि मुझे विटामिन्स बहुत कम क्वांटिटीज में क्यों रिक्वायर्ड होते, राइट? क्योंकि वो बार बार यूज हो सकते हैं।
Another best example of coenzyme is FADH2 or NADH2. ये भी हमारे पास डेफिनेटली विटामिन की एग्जाम्पल है. तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास व्हाट इस टॉपिक का पार्ट, दैट इज द पार्ट्स ऑफ द एंजाइम्स. नाउ वी वांट टू मूव टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट. वो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है स्टूडेंट्स कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एपोएंजाइम एंड हॉलो एंजाइम. ये कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, तो आपने इसको बड़े गौर से अंडरस्टैंड करना है. अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमारी बॉडी में एंजाइम्स को यूज के टाइम पे एक्टिवेट किया है. जब जरूरत हुई तो उसको एक्टिवेट कर लिया, और जब जरूरत नहीं है तो उसे दोबारा से बंद कर लिया. इसकी बेस्ट एग्जांपल आपका ये टीचर है. आपने देखा कि मैं मार्कर को यूज नहीं जब कर रहा होता तो मैंने हमेशा उनको प्लग किया होता. क्या इस फॉर्म में मैं इसे लिख सकता हूं? तो आंसर इज नो. इसका मतलब है कि ये मार्कर की इनएक्टिव फॉर्म है. तो जब मार्कर इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट है और मैं इसे एनालॉगस समझ रहा हूं किसके, एंजाइम के, तो ये कहलाएगा एपो एंजाइम. क्या लिखूं आप लोगों के लिए वर्ड? इनएक्टिव. सो इनएक्टिव फॉर्म ऑफ एंजाइम इज कॉल्ड एज एपो एंजाइम. लेकिन अगर मैं एंजाइम के सारे कंपोनेंट्स पूरे कर दूं, यानी कि अगर उसको चाहिए प्रोस्थेटिक ग्रुप तो मैं इसे प्रोस्थेटिक ग्रुप लगा दूं, अगर उसे चाहिए कोएंजाइम तो मैं इसे कोएंजाइम दे दूं, उसे चाहिए एक्टिवेटर तो एक्टिवेटर दे दूं. तो मुझे से जो जो चीजें चाहिए अगर मैं उससे वो चीज प्रोवाइड करके फुली रेडी कर दूं. मिसाल के तौर पे ये 4 चीजों का बना हुआ है. बाहर वाला पाइप, अंदर इसकी रिफिल, आगे लिखने वाली राइटिंग टिप और कैप. मैं सब चीजें रेडी कर लूं और उसके बाद इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लूं तो अब ये एक्टिव हो गया, राइट. ये एक्टिवेटेड एंजाइम क्या कहलाता है? हॉलो एंजाइम. दिस इज द एक्टिवेटेड एंजाइम. इसकी जो बेस्ट एग्जांपल येलो बॉक्स में आप लोग बुक में गिवन है वो ये है कि जब आपका स्टमक खाली है तो उस टाइम पे आप लोगों का प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम इनएक्टिव होता है. उस इनएक्टिव एंजाइम को स्टूडेंट्स हम क्या नाम देते हैं? पेप्सिनोजेन. व्हाट इज द नेम? पेप्सिनोजेन. ये इनएक्टिव फॉर्म ऑफ एंजाइम. इंपॉर्टेंट, इनएक्टिव फॉर्म ऑफ एंजाइम. ऑन द अदर हैंड ये जो मेरे पास एक्टिवेटेड एंजाइम है इसके नाम स्टूडेंट मेरे पास क्या है? पेप्सिन. नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट्स हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एंजाइम्स. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एंजाइम्स. तो पहली बात स्टूडेंट्स ये है कि इमेज आपको नजर आ रहा है. इस पर्टिकुलर इमेज में सबसे पहले आपको एनिमेट होता हुआ, ग्लो करता हुआ नजर आ रहा है क्या? साइटोप्लाज्म. तो इस वाले केस में जो एंजाइम्स हैं वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं. यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन साइटोप्लाज्म. जाहिर है ये वाले एंजाइम्स जनरल एंजाइम्स होंगे. डिफरेंट किस्म के ऑर्गेनेल्स को और साइटोप्लाज्म को चाहिए होंगे तो नेचर ने इसको फ्रीली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, सूप में भेज दिया कि जहां जहां रिक्वायर्ड है भाई तुम पहुंच जाओ. लेकिन ऐसा भी होता है कि बहुत सारी एक्शंस हमारे ऑर्गेनेल स्पेसिफिक है. फॉर एग्जांपल यू नो वेरी वेल कि अगर आपके पास क्लोरोप्लास्ट हो जो कि सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल्स में होता है तो यू नो इट कैन बी आइडेंटिफाइड बाय इट्स ग्रीन कलर. तो इस ग्रीन पिगमेंटेड ऑर्गेनेल के साथ वो सारे के सारे एंजाइम्स एसोसिएटेड हैं
कि जो रिक्वायर्ड हैं किस में, फोटोसिंथेसिस में। अल्लामा इकबाल का शेर मुझे याद आ रहा है इस मौके के ऊपर कि झपटना पलटना, पलट कर झपटना, लहू गर्म रखने का है एक बहाना। ये शेर किससे एसोसिएट हो रहा है? एक ऐसे ऑर्गेनेल से जो आप लोगों को एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। उस एनर्जी प्रोवाइडिंग ऑर्गेनेल का नाम स्टूडेंट्स मेरे पास क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। तो आपके जिस्म में जितनी एनर्जी है, जितनी तवानाइयां हैं, जितनी सलाहियतें हैं, उनके पीछे जिस ग्रेट ऑर्गेनेल का नाम आता है वो क्या है स्टूडेंट्स? माइटोकॉन्ड्रिया। और आप लोग पढ़ के आए हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है थ्रू द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। तो हमारे रेस्पिरेटरी एंजाइम्स, और मैं एक वर्ड आपको यूज कर रहा हूं कि हमारी ऑक्सीडेशन ऑफ फूड के लिए जितने एंजाइम्स चाहिए, वो सारे के सारे एंजाइम इसकी मेम्ब्रेन से एसोसिएटेड है। राइट स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे एग्जाम्पल नंबर 3। फिर हम लोग पढ़ चुके हैं एक और ऑर्गेनेल, उसको बोलते हैं हम लोग राइबोसोम्स। ये राइबोसोम्स बिल्कुल हमने पहले वाले कॉलम में देखा कि राइबोसोम्स आर यूज्ड टू मेक प्रोटीन्स। सो जितने भी प्रोटीन मेकिंग एंजाइम हैं वो सारे के सारे राइबोसोम से एसोसिएटेड है। तो आपका क्या ख्याल है, मेरी बॉडी के सेल्स को डिवाइड करवाने वाले एंजाइम्स कहां एग्जिस्ट करते होंगे? यस, यू आर राइट, वो एग्जिस्ट करते हैं न्यूक्लियस में। तो डीएनए और आरएनए से एसोसिएटेड जितने भी एंजाइम्स हैं, डीएनए एंड आरएनए से एसोसिएटेड जितने भी एंजाइम हैं, वो सारे के सारे न्यूक्लियस में लोकेट करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि एंजाइम जनरल भी हो सकते हैं और स्पेसिफिक भी हो सकते हैं। तो अल्लाह ताला ने उसकी डिस्ट्रीब्यूशन भी उसके लिहाज से की हुई। राइट स्टूडेंट्स, मुझे अल्लामा इकबाल का एक और शेर याद आ रहा है, जिंदगी क्या है अनासर में ज़हूर तरतीब, और मौत क्या है इन अज्जा का परेशान हो जाना। जब तक ये सारी चीजें हमारे साथ चलती हैं अल्लाह ताला के हुक्म से, तो हम जिंदा रहते हैं। हमारे हर बॉडी का रिएक्शन अल्लाह ताला के हुक्म से बिल्कुल सही सही चल रहा होता है। लेकिन जब इनके अंदर बिगाड़ शुरू होता है, परेशानी शुरू होती है, तो हमारा जर्नी टूवर्ड्स डेथ स्टार्ट हो जाता है। तो मौत क्या है इन्हीं जजा का परेशान हो जाना। अब हम स्टडी करने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स। इस लेक्चर नंबर 1 का लास्ट टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम। तो पहला फीचर हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, कि ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है स्टूडेंट्स वो क्या है? प्रोटीन। हाँ, प्रोटीन के साथ नॉन प्रोटीनिक पार्ट्स भी अटैच हो सकते हैं। सो वी कैन यूज सेम थिंग प्लस नॉन प्रोटीनिक पार्ट्स। हमारे पास इसके नॉन प्रोटीनिक पार्ट्स भी हो सकते हैं। राइट। दूसरी बात मेरे पास स्टूडेंट्स क्या है कि एंजाइम्स हमेशा स्पेसिफिक होते हैं। एंजाइम्स आर स्पेसिफिक इन नेचर। क्या मतलब होगा स्पेसिफिक इन नेचर का? चैप्टर नंबर 2 में आप पढ़ के आए हैं कि मेरे पास 3 बेसिक किस्म के न्यूट्रिएंट्स है, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स और प्रोटीन्स। तो वो वाला एंजाइम जो कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट कर सकता है वो लिपिड को डाइजेस्ट नहीं कर सकता, जो लिपिड को कर रहा है वो प्रोटीन को डाइजेस्ट नहीं कर सकता, जो प्रोटीन को कर सकता है वो लिपिड और कार्बोहाइड्रेट को नहीं कर सकता। तो इस लिहाज से एंजाइम अपने रिएक्शन में बहुत स्पेसिफिक है। और एंजाइम जिस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल, स्पेसिफिक मॉलिक्यूल से कंबाइन होता है उसे हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? सबस्ट्रेट। तो थर्ड पॉइंट ये है कि एंजाइम्स रिएक्ट with
very specific molecule with very specific molecule called as substrate. अगर हम इसको किसी डायग्राम से शो करना चाहें तो स्टूडेंट्स, ये मेरे पास एक एंजाइम है और इसके साथ हम कंबाइन करने वाले हैं एक सबस्ट्रेट को, समथिंग लाइक इट ऐसे। अगर इसकी शेप इससे कोरेस्पॉन्डिंग नहीं होगी तो ये एंजाइम इससे कभी रिएक्ट नहीं करेगा, और जब ये दोनों आपस में मिल जाते हैं तो इनके मिलने से बन जाता है स्टूडेंट्स क्या, एक एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। अगली बात स्टूडेंट क्या है, फोर्थ प्रॉपर्टी ये है कि एंजाइम्स डू नॉट यूज अप इन अ रिएक्शन, उसमें इस्तेमाल नहीं होंगे। और इसके लिए हम ऊपर वाली फिगर को ही फर्दर कंटिन्यू कर रहे हैं कि यू मे सी कि इस वाले केस में जो एंजाइम है वो दोबारा से एज सच वापस निकला है रिएक्शन में से बाहर, लेकिन जो मेरा सबस्ट्रेट था वो डिवाइड हो गया है इनटू टू प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट नंबर 1 एंड प्रोडक्ट नंबर 2 यूज्ड एज P1 एंड P2। तो आपने देखा कि ये सबस्ट्रेट दो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो गया, लेकिन एंजाइम को कुछ भी नहीं हुआ। तो इसलिए मैंने क्या वर्ड यूज किया है कि एंजाइम्स डू नॉट यूज अप इन अ केमिकल रिएक्शन, और एंजाइम्स डू नॉट कंट्रीब्यूट इन अ रिएक्शन। कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं, कैसे? फिजिकली। अगर रिएक्शंस फिजिकली कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे तो फिर एंजाइम का काम क्या है? तो आंसर इज दिस कि एंजाइम्स लोअर्स एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को लो कर देते। मिसाल के तौर पे अगर मैं किसी दुकान पे शॉपिंग के लिए जाऊं और वो मुझे कहे कि जनाब ये चीज़ फॉर एग्जांपल 100 रुपए की है, और मैं उसे इस बात पे राज़ी कर लूं कि मुझे वो चीज़ 70 रुपए पे दे दे मिसाल के तौर पे, तो इसका मतलब है कि मैंने उसे एक्टिवेट कर लिया कि वो चीज़ लो प्राइस पे सेल कर दे। अब आपको ये वाली बात भी पता है कि अगर किसी चीज़ की प्राइस कम हो जाए तो फिर वो ज़्यादा लोगों की बाइंग रेंज में आ जाती है, तो वो चीज़ की सेल बढ़ जाती है। यही बात यहाँ पर है कि जब एंजाइम किसी रिएक्शन में होने वाले मॉलिक्यूल्स को लो लेवल पर राजी कर लेता है तो फिर उसका प्रोडक्ट बढ़ जाता है। तो एंजाइम के काम करने की बेसिकली जो रोल है वो है जैसे कि वो सुलह करवा रहा है। ये मेरे पास एक मॉलिक्यूल था ए, दूसरा मॉलिक्यूल था बी, ये दोनों बहुत हाई लेवल पर खड़े थे, दोनों शेक हैंड करने को राजी भी नहीं थे, दूसरे का मुंह देखने को भी राजी नहीं थे। लेकिन जब एंजाइम इनके पास आया तो ए और बी ने अपनी तमाम की तमाम नफरतें मिटा दी, और मिटाने के बाद वो जो उन पे शैतानी लेवल बहुत हाई लेवल पे था वो बहुत लो लेवल पे आ जाएगा। अब वो दोनों शेक हैंड भी करेंगे, गले भी मिलेंगे, और क्या होगा, प्रोडक्ट बन जाएगी, दैट मे बी द सी, और यहाँ से माइनस हो जाएंगी क्या, नफरतें। तो इस तरीके से आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि एंजाइम बेसिकली एक मेडिएटर, एक सुलहजू का रोल अदा कर रहे होते हैं, और ये एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को लो करके रेट ऑफ रिएक्शन और अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम दोनों बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर देते हैं। सो दीज आर द फ्यू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एंजाइम्स। और अब हम आप लोगों से एंजाइम के मोड एक्शन पे मिलेंगे